नमस्कार, आपका स्वागत है वर्ड्स ऑफ जीएस जमी से आसमां में। आज हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार, जिसमें अनुच्छेद आते हैं 12 से 35 तक। आज मौलिक अधिकारों की ये तीसरी वीडियो है। पहली और दूसरी आप इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तो आपको याद रखना है, जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 1922 तक आते हैं। तो आज हम अनुच्छेद 19 से 22 तक कवर करेंगे। तो सबसे पहले अनुच्छेद 19 को देखते हैं। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति व अन्य स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो देखते हैं इसके अंतर्गत 19(1) से 19(6) तक 6 खंड हैं, जिसमें 19(1) के उपखंडों के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मूलतः 7 थी घोषित की गई हैं, और 19(2) से 19(6) तक इन पर लगने वाले युक्ति युक्त निर्बंधन बताए गए हैं। तो आपको बता दें, जो 19 है इसके 7 भाग हैं, जिसमें से भाग 1 के भी 6 भाग हैं। वहीं 19(1) से जो 6 तक भाग है, 2 से 6 तक, इन पे क्या है, निर्बंधन यानी अपवाद बताए गए हैं इसमें। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 19(1) का देखते हैं। अनुच्छेद भाषण, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो आपको याद रखें, भाषण, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब बोलने की स्वतंत्रता। जो आज वर्तमान में हम किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई भी बात कह देते, वो अधिकार हमसे कहाँ से मिला, अनुच्छेद 1 के का के तहत। वहीं नोट है, इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ 1985 की केस में सुप्रीम कोर्ट ने 19(1) का में वर्णित विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना है। तो आपको बता दें, एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ 1985 में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि जो अनुच्छेद 19(1) का भाग है, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है। मतलब जो मीडिया कुछ भी बोलने का जो अधिकार रखती है, वो अनुच्छेद 1 का के तहत रखती है। चलिए अगला इसी में नोट है, मतदाता का उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 19(1) का में ही अंतर्निहित माना गया है। तो आपको बता दें, जो मतदाता का उम्मीदवार से मतलब जो इलेक्शन लड़ता है व्यक्ति, उम्मीदवार होता है, उससे संबंधित जितनी भी जानकारियां होती हैं, उसे मतदाता को जानने का अधिकार है। किसके तहत, 19(1) का के तहत। चलिए अनुच्छेद 19(1) का खा देख लेते हैं। इसमें क्या है, शांतिपूर्ण व हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। तो आपको याद रखना, अनुच्छेद 1 का खा, जिसमें शांतिपूर्वक और हथियार रहित बिना हथियारों के सम्मेलन का अधिकार दिया गया है। इसी में आगे है अनुच्छेद 21 का, जो अनुच्छेद 19(1) का जो गा भाग है, उसमें क्या दे रखा है, संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। तो इसमें संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। तो इसी में देखते हैं, सहकारी समिति मतलब आप ये समझ सकते हो जैसे कोई पार्टी बनाना। जैसे आज की जो राजनीतिक पार्टियां, आप कोई गठबंधन करते हो या कोई ग्रुप बनाते हो, तो अनुच्छेद 1 गा के तहत ही आप बनाते हो। तो इसमें नोट है, 97वें संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को भी शामिल किया गया। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सहकारी समितियां को जो शामिल किया गया, वो किस अनुच्छेद में किया गया, मौलिक अधिकारों के, तो कौन से, 19(1) के गा में सहकारी समितियों को शामिल किया गया। कब से, 97वें संविधान संशोधन, ये कब हुआ था, 2011 में। तो ये सन भी याद रखें, 2011 में इसको शामिल किया गया। अगला अनुच्छेद है 19(1) का घा। इसमें क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार। तो 19(1) घा के अंतर्गत भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आप घूम फिर सकते हो। तो आपको भारत के किसी भी राज्य में घूमने फिरने का अधिकार 19(1) के घा के अंतर्गत मिला है। वही बात करते हैं अनुच्छेद 1 डा की, यानी ये कौन सा भाग हो गया, ये हो गया 5वां। अगर नंबरिंग में लिखे ABCDE, तो इसको क्या ई भी बोल सकते हैं, ये भी याद रखें। तो इसमें क्या है, भारत के किसी भी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार। तो आप भारत के किसी भी राज्य में जो बस कहीं भी रह सकते हैं, वो निवास कर सकते हैं। वो अधिकार आपको कहाँ से मिला, ये आपका मूल अधिकार है अनुच्छेद 1 के डा के अंतर्गत, यानी कि ई के, इंग्लिश में भी याद रखना आपको। चलिए अनुच्छेद 19(1) का 6 मतलब छा, तो इसमें क्या है, 6वां पार्ट हो गया ये,
कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार। तो आपको याद रखना है कि भारत में आप कोई भी व्यापार कर सकते हो, किंतु वह निगेटिव ना हो, कि मतलब जैसे हथियारों का व्यापार नहीं कर सकते आप, उन दवाओं का व्यापार नहीं कर सकते जिन पर गवर्नमेंट द्वारा रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। तो आपको याद रखना, आपको व्यवसाय करने का अधिकार है किंतु खतरनाक नहीं कर सकते। तो व्यापार करने का अधिकार अनुच्छेद 1(4) के अंतर्गत आपको दिया गया है। वहीं बात करते हैं नोट। तो नोट जो अनुच्छेद 1(4) पार्ट था, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 का के तहत विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। यहाँ क्या होगा, कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकार था, इसको कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार कब बनाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया और एक नया अनुच्छेद बनाया गया 300 का भाग 12 के अंतर्गत। तो आपको याद रखना है, वर्तमान में 19(1)(4) समाप्त हो चुका है। अनुच्छेद 20 पे आते तो अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। तो अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें यह पॉइंट है, अनुच्छेद 20 का संबंध इससे है कि राज्य किसी व्यक्ति का मनमाने तरीके से दंडित ना कर सके। इसके 3 भाग है, तो देखते हैं। तो पहला भाग है 20(1) का, भूत लक्ष्य दंडिक विधियों से संरक्षण। तो आपको याद रखना है, भूत लक्ष्य दंडिक विधियों से संरक्षण का मतलब होता है पुराने कानून थे भारत में, उन कानूनों को वर्तमान में लागू नहीं किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल, मुगल काल में जो दंड दिए जाते थे किसी अपराध के लिए, वो वर्तमान में उन कानूनों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। वहीं अनुच्छेद 20 का दूसरा पार्ट है दोहरे दंड से संरक्षण। तो दोहरे दंड से मतलब आपको एक गलती के लिए 2 सजाएं नहीं दी जा सकती। वहीं अनुच्छेद 20 का तीसरा भाग है अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। तो ये इम्पोर्टेंट है, प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा जाता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण है? तो किसके? 20 के तहत। तो आप स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं। अगला अनुच्छेद है 21। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। किसका है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी जीवन का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। वहीं देख लेते हैं इसमें और भी चीज़ें हैं। तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, भोजन का अधिकार, निजता का अधिकार, सूचना का अधिकार, भूलने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार एवं रोजी रोटी अधिकार इत्यादि शामिल हैं। तो इसमें बहुत सारे अधिकार हैं, आपको सभी याद रखने हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिया जाता है। वहीं गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी, विदेश जाने का अधिकार भी, भोजन का अधिकार, निजता का राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, भूलने का अधिकार, राइट टू फॉरगटन, वहीं स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार और रोजी रोटी का अधिकार। इसी के अंतर्गत अकेले कारावास में निवास न करने का अधिकार, सोने का अधिकार, ये सभी अधिकार आपको मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त है। एवं अनुच्छेद 21 के तहत विवाह का अधिकार भी आता है, ये भी आपको याद रखना है। नोट है 1978 के मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में अनुच्छेद 21 की व्यापकता को बढ़ाकर केवल जीवन का अधिकार अर्थ जीवन रहने तक नहीं, मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार माना गया। तो एक शब्द में बात करें तो जो केस आया था 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ, तो इसी केस के अंतर्गत जो पहले जीवन का अधिकार था उसमें क्या ऐड कर दिया गया, इसमें ये कह दिया गया जीवन का अधिकार तो है, उसी के साथ साथ गरिमापूर्ण जीवन जीने का भी अधिकार है। इसी केस के अंतर्गत विदेश जाने का अधिकार भी जोड़ा गया। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 21 का। तो इसमें क्या है, इसमें शिक्षा का अधिकार। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार। तो इसके अंतर्गत राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उस प्रक्रिया से देगा जो उचित समझे। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 21 का के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य का दायित्व होता है कि वो शिक्षा का अधिकार प्राप्त करे। ये बच्चों का मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार।
वहीं नोट है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 का को जोड़ा गया। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 21 का को कब जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। अगला अनुच्छेद है 22। तो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। किससे? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो इसमें पॉइंट है अनुच्छेद 22(1) व अनुच्छेद 22(2) में किसी व्यक्ति को सामान्य दंड विधि के अधीन गिरफ्तार करने पर उसके निम्न अधिकार बताए गए हैं। तो आपको याद रखना, सामान्य दंड विधि का मतलब होता है दंडात्मक निरोध के तहत अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपके पास निम्न अधिकार है। तो देख लेते हैं अधिकार। तो पहला आपके पास अधिकार है कि अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। तो आप वारंट मांग सकते हो कि आपको किस अपराध में गिरफ्तार किया जा रहा है, आप ये पूछ सकते हो। दूसरा पॉइंट है अपनी रुचि के वकील से मामला कोर्ट में प्रस्तुत करने का अधिकार। इसी में कि अपने पसंद का वकील करने का अधिकार और उसके द्वारा कोर्ट में केस ले जाने का अधिकार भी आपके पास है। तीसरा पॉइंट है आपका 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुति का अधिकार। तो आपको याद रखना है 24 घंटे के अंदर जो मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुति का अधिकार होता है वो किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। इसी में है पॉइंट, इन 24 घंटों में अवकाश यात्रा में लगा समय शामिल नहीं होगा। तो आपको याद रखना है 24 घंटे मतलब 24 घंटे जो कारावास में, किंतु उसमें ले जाने का समय ऐड नहीं किया जाएगा मजिस्ट्रेट के समक्ष। चलिए अगला पॉइंट, अगली हेडिंग है, इसमें गिरफ्तारी 2 आधार पर की जाती है। तो जो निम्न है, तो पहली क्या है? तो पहला है निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो इसमें क्या है? इसमें है अपराध करने से पूर्व ही संदेह के आधार पर व्यक्ति को रोकना या गिरफ्तार करना। इसका उद्देश्य कानून व्यवस्था को क्षति से बचाना और अपराध रोकना है। तो आपको याद रखना है जो निवारक निरोध है यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन है, इसमें उन्हीं व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता है जो आपराधिक प्रक्रियाओं में या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 को खतरा होता है। तो जो देश के लिए खतरा होते हैं उन्हें शक के आधार पर, जो निवारक निरोध है इसमें संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है। तो इसमें पॉइंट है कि टाडा, मीसा, पोटा, मकोका आदि निवारक नज़रबंदी निरोध के तहत आते हैं। तो ये टाटा, मीसा और जो पोटा ये है, ये आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उनको रोकने के लिए बनाए गए राज्यों के अंतर्गत कानून है। तो बहुत सारे राज्यों ने अपने अपने आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए कानून बनाए हैं, ये उन्हीं से संबंधित है। तो इसमें क्या किया जाता है? किसी व्यक्ति को नज़रबंद किया जाता है। इसी में अगला पॉइंट है निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह तक बिना कार्रवाई के पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है। तो आपको याद रखना, अगर किसी व्यक्ति को आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है या वह व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत खतरा है तो क्या किया जाता है? उसे 3 महीने बिना कार्रवाई के पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है। वहीं दूसरा प्रकार है दंडात्मक निरोध यानी पुनिटिव डिटेंशन। इसका क्या है? तो इसमें दंडात्मक निरोध के तहत किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने व सिद्ध होने पर कारावास में रखा जाता है। तो इसमें क्या है? जब कोई व्यक्ति अपराध कर देता है या अपराध सिद्ध हो जाता है इस कोर्ट में, तब उसको कारावास में रखा जाता है दंडात्मक निरोध के तहत। तो नोट है दंडात्मक निरोध में ही गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किए गए। तो अभी आपको बताया था जो भी आपको वकील रखने का अधिकार, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का अधिकार और वारंट मांगने का अधिकार, कारण जानने का अधिकार, ये सब किस में आते हैं? दंडात्मक निरोध के अंतर्गत ही छूट प्राप्त है आपको। सो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।